चैप्टर 47 एको। इको, ये एक इको है। सन्नी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। एकोज यानी इको बेहद दुर्लभ इनामों में से एक होते हैं जिन्हें कोई जागृत व्यक्ति दुस्वप्न जीवों को मारकर प्राप्त कर सकता है। इन्हें मिलने की संभावना बहुत ही कम होती थी। असली दुनिया में एक इको को असंभव रूप से ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था, क्योंकि ये यादों से कहीं ज्यादा कीमती होते थे। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना वो अपनी आत्मा के सागर में उतर गया। वहां ज्यादा कुछ नहीं बदला था। एक अकेला काला सूरज अब भी शांत निस्तब्ध जल के ऊपर लटक रहा था। उसके चारों ओर रोशनी के गोले तैर रहे थे जो उसकी यादों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस बार उनकी संख्या 3 थी। जैसा पहले हुआ था वैसे ही अब भी सन्नी को महसूस हो रहा था कि उसकी दृष्टि की परिधि के पार कुछ चुपचाप रेंग रहा है। लेकिन इस बार उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस अपना इको देखना चाहता था। ये भी एक रोशनी का गोला था, लेकिन अन्य गोले की तुलना में बड़ा था और शैडो कोर से कुछ दूरी पर मंडरा रहा था। एक सोच के साथ उसने उसे नीचे आने का आदेश दिया। गोला धीरे धीरे नीचे आया और काले पानी को छू गया। जैसे जैसे सन्नी पास गया, समुद्र की सतह पर चलते हुए उसकी चमक फीकी पड़ने लगी और एक राक्षस का आकार उसमें से उभरने लगा। वो एक भारी, डरावना कैरापेस स्कैवेंजर था जो शांत भाव से उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में न पागलपन था, न ही कोई भावना, क्योंकि वो वास्तव में जीवित नहीं था। वह तो बस एक इको था। राक्षस के चारों ओर हवा में चमकते हुए अक्षर उभरे। एको, ब्रैकेट में कैरापेस स्कैवेंजर, इको टाइप बीस्ट, इको कोर अवेकेंड, एको एट्रीब्यूट्स स्ट्रॉन्ग, आर्मर्ड, एको डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट में द फॉलन सोल्जर ऑफ द लीजन। सन्नी की आंखों में चमक आ गई। उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक चौड़ी मुस्कान आ गई। अब ये स्कैवेंजर उसका था। वो इसे दुश्मनों से लड़ने, भारी सामान ढोने या अन्य जरूरतों के लिए बुला सकता था। और सबसे खास बात, ये उसके मालिक से एक रैंक ऊपर था, यानी ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, सहनशील और भयंकर था। इस इको के साथ अब बहुत कुछ आसान हो जाएगा। एक उत्साह के साथ सन्नी ने हाथ बढ़ाकर उसके ठंडे काले कवच को छू लिया। लेकिन जैसे ही उसकी हथेली ने स्कैवेंजर को छुआ, आत्मा का सागर अचानक से हलचल करने लगा और एक नई पंक्ति प्रकट हुई। एको को शैडो में रूपांतरित करें। सन्नी चौंक गया और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये अब क्या बकवास है? उसने कभी नहीं सुना था कि एको को किसी और चीज में बदला जा सकता है, और वो भी शैडो में। फिर सोचा, उसने तो शैडो कोर और फ्रैगमेंट्स के बारे में भी कभी कुछ नहीं सुना था। लगता है मेरा एस्पेक्ट मुझसे कहीं ज्यादा रहस्य समेटे हुए है। सन्नी ने अपने होंठ चाटे और थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगले ही पल अक्षरों ने रूप बदला। रूपांतरण के लिए शैडो फ्रैगमेंट्स पर्याप्त नहीं है। आवश्यक शैडो फ्रैगमेंट्स 24/100। सन्नी ने नाखुशी से भौएं सिकोड़ लीं। समझ गया, तो ये फ्रैगमेंट्स किसी के कोर को मजबूत करने के अलावा एको को किसी रहस्यमयी चीज में बदलने के भी काम आते हैं। लेकिन जब ये पता ही नहीं कि रूपांतरण करता क्या है, तब कैसे तय करूं कि कौन सा उपयोग ज्यादा फायदेमंद होगा? एको अपने आप में बेहद उपयोगी था। सन्नी ने तय किया कि फिलहाल उसे खुद को ही मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सब बाद में देख लेंगे। वो सी ऑफ सोल से बाहर आ गया। उसे देख नेफिस ने बिना शब्दों के एक सवालिया नजर उस पर डाली। सन्नी मुस्कराया। मुझे एक इको मिला है। नेफिस की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। कैसी का रिएक्शन और भी ज्यादा जीवंत था। एक एको? तुम्हें सच में एक एको मिला है? हाँ, क्योंकि बड़ा राक्षसों का दल कुछ ही मिनटों में उन्हें पकड़ सकता था। सन्नी ने समय बर्बाद नहीं किया और एको को बुला लिया। भारी राक्षस तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया, जैसे रोशनी की चिंगारियों से बना हो। कुछ ही पलों में उसका काला कवच ठोस हो गया। सन्नी के आदेश पर उसने अपने विशाल पंजे ऊपर उठाए। नेफिस ने एको को एक रहस्यमय निगाह से देखा। फिर उसके होठों के एक कोने में हल्की मुस्कान उभरी। अच्छा है, सन्नी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं सोच रहा हूं इसे कैसी को उठाने के लिए इस्तेमाल करें। लड़ाई के बाहर यह हमें सबसे ज्यादा काम आएगा। कैसी का मुंह खुला रह गया। मुझे उठाएगा? मतलब जैसे घोड़े की सवारी? वो हंस पड़ा और स्कैवेंजर की पीठ पर थपकी दी। ये जानवर तुम्हारे जैसे नाजुक कद की लड़की को आराम से ढो सकता है। भरोसा रखो, मैं तो पिछले कुछ दिनों से इन पर चढ़ ही रहा हूं। काफी जगह होती है इनके ऊपर। अगर ये तुम्हें मारने की कोशिश न करें तो। कैसी थोड़ी झिझकी, फिर बोली, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। नेफिस और सन्नी ने मिलकर कैसी को एको की पीठ पर चढ़ाया। फिर उन्होंने सोने की रस्सी से उसके लिए एक अस्थायी लगाम बनाई जिसे वो पकड़ सके।
मरे हुए स्कैवेंजर से आत्मा के टुकड़े जल्दी से इकट्ठे कर वो उस तंग रास्ते से निकल गए और एक और युद्ध से बाल बाल बचे। अब जब कैसी स्कैवेंजर की पीठ पर सवार थी, उनकी गति में नाटकीय रोग से सुधार हो गया। सन्नी और नेफिस आगे आगे दौड़ रहे थे, ये आशा करते हुए कि दिन का बाकी समय बचाकर वो उच्च शिखर तक 1-2 घंटे पहले पहुंच जाएं। कई बार उन्हें रास्ता बदलना पड़ा ताकि स्कैवेंजर समूहों से टकराव न हो, लेकिन जब उनके पास खुद एक राक्षस था तो उनके मन की स्थिति और आत्मा की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर थी। पहली बार इस भयानक जगह में आने के बाद सन्नी को थोड़ा सुकून महसूस हुआ, लेकिन ये शांति ज्यादा देर न टिक सकी। एक बिंदु पर उसने महसूस किया कि हवा तेज हो गई है और उसी क्षण कैसी ने उन्हें रुकने को कहा। नेफिस और सन्नी ने चिंतित नजरों से उसकी तरफ देखा, मानो किसी अनहोनी का आभास उन्हें हो रहा था। क्या हुआ? कैसी ने लगाम छोड़ दी। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सिर हिला दिया। नहीं, क्यों? कैसी की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे नीचे उतार दो। उन्होंने उसे नीचे उतारा। वह एक क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ी रही और फिर धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और कान टिकाया। क्या सुन रही हो? नेफिस ने धीरे से पूछा। कैसी ने होंठ काटे। फुसफुसाहट, जैसे जमीन कुछ कह रही हो। अचानक से एक बूंद सन्नी के चेहरे पर गिरी। उसने सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। ऊपर ऊपर वहां काले तूफानी बादल अत्यधिक तेजी से इकट्ठे हो रहे थे। बहुत जल्द वो पूरे आकाश को ढक लेंगे, सूरज समेत। और जब ऐसा हुआ, सन्नी की आंखें हैरानी से फैल गईं।